Hello everybody, this is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes। जैसा कि आपको पता है हम लोग दिल्ली एग्ज़ाम्स के लिए दिल्ली पुलिस 2020 के जो एग्ज़ाम चल रहे थे उसके लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए लेके इसी आधुनिक भारत सीरीज़ का पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जितने और हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं मॉडर्न इंडिया से उनका डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि एग्ज़ाम में यदि मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक भारत के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकें। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने डायरेक्ट उनसे संबंधित शामिल किए हैं, या जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ओके, सो चलिए, आप आई होप आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ पे मॉडर्न इंडिया से संबंधित कवर किए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मॉडर्न इंडिया से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत से होंगे, मतलब लगभग 18th सेंचुरी का जो समय है उससे संबंधित, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। वो सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में रूल इस्टेब्लिश होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने पहला शामिल किया है दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है। हर 1-2 साल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे से रिलेटेड या दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, उनमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है जो अलीनगर की संधि थी वो हुई थी 1757 में। सबसे पहले याद रखेंगे 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी। इसके बाद ये याद रखना है कि ये संधि हुई किस किस के बीच में थी, फिर हम सारी डिटेल इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो यह संधि हुई थी उस समय पे बंगाल क्षेत्र के जो नवाब थे, याद रखेंगे आप लोग, बंगाल क्षेत्र के जो नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, उनके, और दूसरी तरफ कौन थी, ये ऑब्वियसली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में अलीनगर की संधि हुई थी, है ना, ये ट्रीटी हुई थी। अब क्या रीज़न था कि उनके बीच में ये संधि हुई थी? क्या उनके बीच में पहले कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था जिसके कारण उन्हें संधि करनी पड़ी थी? तो ऑब्वियसली यस, यह संधि 1757 में इसीलिए हुई थी क्योंकि जो बंगाल क्षेत्र था वहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था, ट्रेड करने की परमिशन मिली हुई थी। और ट्रेड करने की जो परमिशन मिलती है उसे कहा जाता था दस्तक, दस्तक या फरमान कहा जाता था, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल जो किंग होते थे उनके द्वारा ट्रेड करने के लिए दिया जाता था। बट यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इस बंगाल क्षेत्र में इस दस्तक का या जो व्यापार करने की अनुमति मिली थी उसका ये मिसयूज़ कर रहे थे। कैसे मिसयूज़ कर रहे थे? ये खुद तो व्यापार करते थे कंपनी के लिए, इस परमिशन में कंपनी के लिए इन्हें व्यापार करना होता था, बट कई बार इसका ये पर्सनल यूज़ भी कर लेते थे। मतलब कुल मिला के ये दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे, जिसके कारण सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है ना। और उसी विवाद को बाद में सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, अलीनगर की संधि होती है 1757 ईस्वी में। तो आप लोगों को ये सारी डिटेल इससे संबंधित याद रखनी है ना। 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कारण क्या था, इसके पहले डिस्प्यूट होने का, तो दस्तक का मिसयूज़ किया जाता था। दस्तक क्या होता था, परमिशन होती थी एक तरह की ट्रेड करने की, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। किससे मिली थी? ऑब्वियसली उस समय के जो मुगल किंग हुआ करते थे उनके द्वारा ये दिया जाता था। आई होप आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर होंगे। यहाँ पे हम सीरीज से कंटिन्यू 1757 से 1765 तक के जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे मॉडर्न हिस्ट्री में वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह क्या हुआ था, 1757 में ये ट्रीटी होती है, उसके कुछ समय के बाद क्या होता है,
प्लासी का युद्ध हो जाता है। ऑब्वियसली ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, दैट इज आई हैव मेंशन हियर इन द फॉर्म ऑफ सेकंड क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इसकी डेट या ईयर याद रखेंगे। यह हुआ था 23 जून 1757 को, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑब्वियसली फिर से किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो फिर से यहाँ पे कौन थे, हमारे सिराजुद्दौला थे एक साइड में, और सिराज के साथ कौन था, सिराजुद्दौला के साइड में दूसरी साइड पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके बीच में अलीनगर की ट्रीटी हुई थी, उन्हीं के बीच में फिर से क्या हो जाता है, ये बैटल हो जाता है, युद्ध हो जाता है, प्लासी का युद्ध 1757 में। अब इस युद्ध में क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, तो आप लोग याद रखेंगे इस समय जो कंपनी के गवर्नर थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, ये थे रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम भी आपको याद रखना है। प्लासी के युद्ध के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन थे, है ना, गवर्नर मतलब कंपनी का जो हेड होता था, पूरी कंपनी जिसके अंडर में होती थी वो गवर्नर कहलाता था। और रॉबर्ट क्लाइव इस समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया था, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसके साथ षड्यंत्र कर लिया था, जिसका नाम था मीर जाफर। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। क्या षड्यंत्र कर लिया था कि मीर जाफर को कहा था कि आप अपनी सेना को, उनके पास जो सेना की टुकड़ी थी उसे आप सिराजुद्दौला के युद्ध क्षेत्र से प्लासी से किसी दूसरे स्थान पे लेके चले जाएंगे, या आप अपनी सेना की टुकड़ी को युद्ध में शामिल ही नहीं करेंगे। और मीर जाफर ऐसा ही करता है, वो उसके पास जो सेना की टुकड़ी होती है वो युद्ध में उसे शामिल ही नहीं करता है। तो इसके कारण क्या होता है, सिराजुद्दौला जो है वो पराजित हो जाता है, किससे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उसके बाद जैसा कि उन्होंने मीर जाफर को कहा था कि हम सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को क्या कर देंगे, बंगाल का नया नवाब बना देंगे, और मीर जाफर फिर बंगाल का नया नवाब बन जाता है। तो आपको याद रखना है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, इनके बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मीर जाफर कौन था, मीर जाफर प्रमुख सेनापति था सिराजुद्दौला का, जिसने कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र किया था कंपनी के साथ, और अपनी सेना की टुकड़ी को इसने शामिल ही नहीं किया था युद्ध में। ठीक है, उसके बाद मीर जाफर नया नवाब बन जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था इसी से संबंधित, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, सो याद रखना है, फिर से यहाँ पे डेट है 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, इस डेट को ये युद्ध हुआ था, जिसमें ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। ऑब्वियसली एक साइड तो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे साइड कौन था, इस समय पे जो मुगल शासक थे शाह आलम वो थे। इनके साथ साथ दो और नाम आपको याद रखना है, एक तो थे अवध के नवाब, ठीक है, और अवध के नवाब के साथ साथ इस समय पे बंगाल के जो नए गवर्नर बने थे, ठीक है, वो थे कासिम। इनका नाम भी आपको याद रखना है, कासिम इस समय पे बंगाल के जो नए गवर्नर थे, मीर जाफर के बाद मीर कासिम नए गवर्नर बने हुए थे। तो मीर कासिम प्लस अवध के नवाब प्लस मुगल शासक शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक साइड में थे, इन तीनों का एक ग्रुप था, और दूसरी तरफ कौन थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो इन दोनों पार्टीज के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध, और ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था, ऑब्वियसली इस युद्ध में भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, ठीक है ना, और मुगल शासक जो थे और मीर कासिम और अवध के नवाब, उनका जो ग्रुप था वो हार गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। और यही दो युद्ध थे, पहला बैटल ऑफ प्लासी, दूसरा बैटल ऑफ बक्सर, जिस युद्ध के बाद से बंगाल जो क्षेत्र था वो पहली बार कोई क्षेत्र ऐसा हुआ था जिसके फौजदारी और दीवानी राइट सारे किसके पास आ गए थे, कंपनी के पास आ गए थे। मतलब अब वो टैक्स भी वही वसूल करते थे उस क्षेत्र से, और उस क्षेत्र के शासन प्रशासन को भी वही चलाते थे इनडायरेक्टली। ठीक है ना, तो याद रखना है पूरी हिस्ट्री जो चेंज हुई थी, पहली बार यदि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में शासन इस्टेब्लिश हुआ था तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या था, ये जो दो बैटल हुए थे उसके बाद से हमारे देश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्टार्ट हो गया था। पहली बार कहाँ पे हुआ था, ऑब्वियसली जो बंगाल क्षेत्र था
था उसमें। ठीक है, इसी के साथ बक्सर के युद्ध के साथ एक और ट्रीटी हुई थी। जैसे ही बक्सर का युद्ध एंड होता है तो 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद ही ये ट्रीटी हुई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, इलाहाबाद की ट्रीटी कब हुई थी पूछा जाता है, तो सन 1765 ईस्वी में। ऑब्वियसली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मुगल शासक थे उस समय के शाह आलम सेकेंड, उनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना है। और इस ट्रीटी के माध्यम से मुगल किंग ने क्या परमिट कर दिया था, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे पूरे दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए थे। किस क्षेत्र के, बंगाल क्षेत्र के सारे दीवानी और फौजदारी अधिकार, मतलब टैक्स भी अब वही वसूल करेंगे उस क्षेत्र का, और साथ ही साथ उस क्षेत्र का मैनेजमेंट भी, शासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखेगी। तो ये तीन आपको याद रखने हैं यहाँ पे। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765। ठीक है ना, और इस तरह से इन युद्ध के बाद एक जो बंगाल क्षेत्र था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही 1765 में ट्रीटी होती है उसके बाद पहली बार जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते हैं वो अब बंगाल का गवर्नर बनना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, है ना। सो आप याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ही 1765 ईस्वी में क्या बनते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं। सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं बनते, याद रखेंगे। बंगाल के पहले गवर्नर बनते हैं कौन, रॉबर्ट क्लाइव सन 1765 ईस्वी में। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया है ये रिलेटेड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को। सबसे पहले आप लोग ये डेट याद रखेंगे। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हुई तो थी बट हुई कहाँ पे थी, इसका वेन्यू क्या था, किस स्थान पे हुई थी, तो आप इसको याद रखेंगे। ये हुई थी बॉम्बे उस समय का जो हुआ करता था, या मुंबई हम जिसको बोल सकते हैं, उसमें जो वेन्यू थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, है ना। यहाँ पे जो मुंबई में आता है यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। पहले ये वेन्यू डिक्लेयर किया गया था, ये जगह डिक्लेयर की गई थी पुणे में, कि पुणे में यहाँ मीटिंग होगी जिसमें कांग्रेस को स्थापित किया जाएगा। बट क्या होता है कि पुणे में उस समय पे एक बीमारी चल रही थी, प्लेग चल रहा था। ठीक है, जिसके कारण क्या किया जाता है, फिर ये मीटिंग होती है मुंबई में, और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या किया जाता है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना एक ब्रिटिशर ने की थी जिसका नाम था A.O. ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। फुल फॉर्म भी याद रखना है A.O. ह्यूम का, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, फुल फॉर्म नहीं पूरा नाम हम इसको बोल सकते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। इनके द्वारा क्या किया गया था, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इन्हें ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक कहा जाता है। A.O. ह्यूम को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांग्रेस से रिलेटेड वो यहाँ पे हमने आगे मेंशन किया है कि कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश कंपनी का वायसराय कौन था। ठीक है, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय पे ब्रिटिश कंपनी का हेड कौन था, ब्रिटिश कंपनी का वायसराय कौन था। सो आप लोगों को याद रखना है लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय के वायसराय थे, उस समय के कंपनी के हेड थे लॉर्ड डफरिन। और डफरिन जो थे वो सेकेंड कांग्रेस की जो मीटिंग थी, कांग्रेस का जो सेशन था उसमें भी शामिल हुए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के सेकेंड सेशन में शामिल हुए थे और इन्होंने क्या किया था, टी पार्टी दी थी। ये फेमस चलता है टी पार्टी। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पार्टी को किस सेशन में टी पार्टी दी थी, तो सेकंड जो सेशन था कांग्रेस का उसमें इन्होंने क्या किया था,
टी पार्टी दी थी। किसे टी पार्टी दी थी? कांग्रेस पार्टी को। और ये जो सेकंड सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो सेकंड सेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे अभी वैसे हमने डिस्कस किया है। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि स्वर्ण मंदिर जो है, जिसे आज हम बोलते हैं स्वर्ण मंदिर, उसका पुराना नाम क्या था? पहले क्या बोला जाता था उसे? ठीक है, सो इसका पुराना नाम था हरमंदिर साहिब या हरमंदिर साहिब। ये याद रखना है आपको, स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम। ऑब्वियसली इसकी लोकेशन की बात करिए तो ये पंजाब जो हमारा राज्य है उसके अमृतसर में आता है ना। अमृतसर एक जगह है पंजाब में, वहाँ पे आता है। और इसका निर्माण कंप्लीट करवाया था स्वर्ण मंदिर का सिखों के जो 5th गुरु थे, गुरु अर्जन देव, है ना। 5th नंबर के सिख के जो गुरु थे, गुरु अर्जन देव भी बोला जाता है या अर्जुन देव भी बोला जाता है, इनके द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था 1604 में। ठीक है, फिर इसे स्वर्ण मंदिर कैसे बोले जाने लगा? जब इसका नाम हरमंदिर साहिब था तो स्वर्ण मंदिर कैसे बोले जाने लगा? तो इसका नाम जो परिवर्तित हुआ था वो रंजीत सिंह, जो कि पंजाब के शासक थे, है ना। पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह, इनके द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था। क्या किया गया था? इन्होंने हरमंदिर साहिब जो थे, जो मंदिर है हरमंदिर साहिब जो है, इस पर क्या की थी? गोल्डन पॉलिश करवाई थी, सोने की पॉलिश करवाई थी। और उसके बाद इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया था? गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर कर दिया था। तो याद रखेंगे, परिवर्तित नाम किससे संबंधित है? रंजीत सिंह से संबंधित है। निर्माण किसने पूरा करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। क्या नाम था पहले? हरमंदिर साहिब, अब क्या बोला जाता है? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यदि हिस्ट्री से कोई बुक पूछी जाती है तो उसमें ये बुक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसमें क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पे आपको ये ओके, सो आप लोग याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो बुक थी वो लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में पूछी जाती है हिस्ट्री से रिलेटेड। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक को किसने लिखा था? सो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि जो मैसूर राजवंश था, मैसूर राजवंश मतलब आज के समय कर्नाटक क्षेत्र जो है ना, उस क्षेत्र में जो राजवंश था जिसमें फेमस राजा हुए थे टीपू सुल्तान। शायद आपने सुना होगा, टीपू सुल्तान इसके फेमस राजा थे। ठीक है, जो हैदर अली के बाद, जो कि इनके पिता थे, राजा बने हुए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मैसूर राजवंश था उसकी राजधानी क्या थी? एग्जाम में पूछा जाता है। सो याद रखेंगे, श्रीरंगपट्टनम जो था मैसूर राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, श्रीरंगपट्टनम। अब आपको मैसूर राजवंश से रिलेटेड 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने होंगे, है ना। शॉर्ट में डिस्कस करें कि मैसूर राजवंश पहले किस राजाओं के अंडर में आता था? ये पहले आता था वडियार राजाओं के अंदर में। ठीक है ना, वडियार राजाओं के अंडर में आता था। और हैदर अली वहाँ पे एक प्रमुख कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ था? 1761 ईस्वी के आसपास के समय में हैदर अली इस मैसूर राजवंश के हेड बन जाते हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन हैदर अली देखने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, या मैसूर राजवंश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जिसके कारण इनके बीच में बैटल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मैसूर राजवंश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे। 4 युद्ध लड़े गए थे। 1767-68 से युद्ध स्टार्ट हुआ था, स्पेशली 68-69 में एक लड़ा गया था, 82-84 में दूसरा लड़ा गया था, है ना। 68 में एक स्टार्ट हुआ था, 80 में 2 स्टार्ट हुए थे, 90 में तीसरा स्टार्ट हुआ था, और 1990 में 4th स्टार्ट हुआ था। ये 4 युद्ध लड़े गए थे। आप ईयर याद रख सकते हैं, किस किस के बीच में? मैसूर राजवंश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इसमें जो प्रथम शासक थे हैदर अली, ये पहले युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दूसरे युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा युद्ध जब चलता है तो 1882 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हैदर अली के जो बेटे थे, बहुत ही ब्रेव रूलर थे ऑब्वियसली ये भी, टीपू सुल्तान, ये सेकेंड युद्ध को जारी रखते हैं 1782 से 1784 तक। उसके बाद 3rd युद्ध लड़ते हैं, और 4th युद्ध में भी, जो कि 1799 में हुआ था, इनकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अंग्रेजों से युद्ध में हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। इनके बीच में 4 युद्ध लड़े गए थे और इनकी कैपिटल क्या थी, श्रीरंगपट्टनम थी। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। और इसकी मृत्यु के बाद ये शासन जो होता है मैसूर राजवंश ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है और फिर से इसे जो नाम मात्र के शासक थे वडियार रूलर उनको दे दिया जाता है, बट एक्चुअल पावर अब किसके पास में आ जाती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में यहाँ पे एक्चुअल पावर आ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैसूर राजवंश से रिलेटेड याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, कौन थे, पंजाब क्षेत्र के राजा थे, सबसे पावरफुल रूलर थे पंजाब के, ऑब्वियसली जिसके समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इनसे भय होता था, इनसे डर होता था। ठीक है, तो रंजीत सिंह से पहले सिख समुदाय कितने मिस्र में बटा हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पहले थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि रंजीत सिंह के पहले जो सिख समुदाय वो कैसा था। तो ऑब्वियसली आपको पता है सिख रिलीजन के 10th जो गुरु थे, है ना, गुरु गोविंद सिंह थे। आप लोगों को याद होगा गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है, बंदा बहादुर, ठीक है, बंदा बहादुर के द्वारा क्या किया जाता है, इस पूरे क्षेत्र इस सिख रिलीजन को कंट्रोल किया जाता है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है ये पूरी एक कम्युनिटी में बांट देते हैं कि कम्युनिटी में क्या कर लेते हैं, सिख रिलीजन को एज अ कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं, एक बड़े संप्रदाय के रूप में डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये सिख समुदाय क्या होता है, 12 अलग अलग ग्रुप में बट जाता है ना। सिख समुदाय इनकी बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद क्या होता है, 12 अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाता है। ठीक है, किसकी मृत्यु के बाद, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख समुदाय 12 ग्रुप में बढ़ जाता है और ये ग्रुप क्या कहलाते हैं, मिस्ल कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है। और यही मिस्ल बाद में क्या होते हैं, पूरे कलेक्ट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और फिर ये सारे किसके अंडर में आ जाते हैं, रंजीत सिंह के अंडर में आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि रंजीत सिंह के पहले जो सिख समुदाय था वो कितने मिस्ल में बटा हुआ था, वो 12 मिस्ल में बटा हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और रंजीत सिंह इसके पावरफुल राजा बने हुए थे, है ना। 1800 के आसपास ये पावरफुल राजा बन जाते हैं। 1799 में ये लाहौर पे कब्जा कर लेते हैं। उसी के 1-2 साल के बाद ये 1802 ईस्वी में अमृतसर पे कब्जा कर लेते हैं। और जैसे ही पंजाब पे और लाहौर पे और अमृतसर पे ये कब्जा करते हैं, ये अपने आप को पंजाब क्षेत्र का राजा डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद ये सारी मिस्ल जो है वो एक साथ हो जाती है। ठीक है, और बाद में फिर जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके जो बेटे होते हैं राजा दिलीप या राजा दालिब बोला जाता है और रानी जिंदाल, ठीक है, ये कुछ समय के लिए शासन करते हैं पंजाब क्षेत्र पे। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में ऑब्वियसली 2 युद्ध लड़े जाते हैं, एक 1845 में होता है और एक 48-49 में होता है। इसके बाद इस क्षेत्र को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब क्षेत्र को भी अपने एम्पायर में शामिल कर लेती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया है रंजीत सिंह या पंजाब क्षेत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। हमने डिस्कस कर लिया था 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला सेशन था उसके चेयरमैन कौन थे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट सेशन के चेयरमैन कौन थे, सो याद रखेंगे WC बैनर्जी या व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो इस पहले सेशन के क्या थे, चेयरमैन थे, है ना। यह पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह आप लोगों को पता है पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, ऑब्वियसली मुंबई में ही पहला सेशन हुआ था जब इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। दूसरा सेशन कब होता है, 1886 में होता है, 1886 में होता है, क्योंकि हर साल इसकी मीटिंग होती थी। और सेकंड सेशन हमने आपको बताया था कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसके चेयरमैन थे दादा भाई नौरोजी, है ना, हमने डिस्कस किया था। और इसी सेकेंड पार्टी में जो लॉर्ड डफरिन थे जो कि कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके कौन थे, वायसराय थे या ब्रिटिश कंपनी के वायसराय थे, वो भी इस सेकंड जो सेशन है उसमें शामिल होते हैं और वो टी पार्टी देते हैं। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो आप याद रखेंगे सेकंड मीटिंग कब होती है, 1886 में। कहाँ पे होती है, कलकत्ता में होती है, जिसके चेयरमैन थे दादा भाई नौरोजी। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, है ना, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे पहले वो इस कांग्रेस पार्टी से अलग थे, है ना। बट ये जो सेकंड सेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, उसमें ये भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी
किस सेशन से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं? तो याद रखेंगे सेकंड सेशन जो हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उससे ये क्या करते हैं, कलकत्ता में जो हुआ था उससे ये अपने आप को इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी कहाँ पे, मद्रास में, जिसमें किसने लीडरशिप की थी, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये पहले मुस्लिम लीडर थे जो कांग्रेस के नेता बने थे, पहले मुस्लिम लीडर थे जो कांग्रेस के नेता बने थे, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पहले में WC बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जो क्या बने थे, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन बने थे। ये आपको याद रखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। श्रीरंगपट्टनम जो कि अभी हमने डिस्कस किया, मैसूर राजवंश की कैपिटल हुआ करती थी, है ना। हमने प्रीवियस पॉइंट में इसमें डिस्कस किया है कि मैसूर जो राजवंश था उसकी कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। तो आपको बताना है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था। यही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कुछ मत समझिए कि स्वतंत्रता की क्या थी क्या नहीं थी, इतना याद रख लीजिए कि स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में किसने लगवाया था। तो इसका आंसर होगा किसने, टीपू सुल्तान ने। ऑब्वियसली जो मैसूर के राजा हैदर अली के बेटे थे जिनकी 1799 में मृत्यु हुई थी, उन्होंने ही क्या किया था, पहले स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जंतर मंतर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो पहले इसका आंसर समझ लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया गया था वो था सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। और जंतर मंतर थे क्या, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, ये एस्ट्रोनॉमी के सेंटर हुआ करते थे। एस्ट्रोनॉमी के सेंटर हुआ करते थे मतलब क्या हुआ, एस्ट्रोनॉमी के सेंटर का मतलब हुआ यहाँ पे खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। जंतर मंतर जो जगह होती थी यहाँ पे क्या किया जाता था, खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। इनके समय पे 5 फेमस सिटीज़ में, 5 प्रमुख शहरों में जंतर मंतर का ये जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, है ना, इनका निर्माण करवाया गया था। ये ऑब्जर्वेटरीज प्रयोगशाला जो थी उन्हीं को जंतर मंतर कहा जाता था। और 5 जगह पे इनका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। जैसे जिसमें सबसे फेमस थी आपका एक तो जयपुर की जो कि आज भी है, और साथ ही साथ दिल्ली में जो कि आज भी है। इसके अलावा मथुरा में करवाया गया था, वाराणसी में करवाया गया था, और उज्जैन में करवाया गया था, है ना। ये हिंदू धर्म के फेमस तीर्थ स्थल हैं, तो आपको याद रहेंगे मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर। ये 5 जगह पे खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए ऑब्जर्वेटरी या जंतर मंतर को इस्टेब्लिश किया गया था सवाई राजा जयसिंह के द्वारा, जिसमें से आज के समय में दिल्ली में भी जंतर मंतर है और दिल्ली के साथ साथ जयपुर में भी जंतर मंतर है। ठीक है, और ये एक और पॉइंट याद रख सकते हैं आप लोग, जयपुर का जो जंतर मंतर है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जंतर मंतर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो जो जयपुर का जंतर मंतर है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया है सारा, खगोल शास्त्र के अध्ययन के केंद्र होते थे 5 जगहों पे, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर में इसे बनाया गया था। ये पॉइंट आप सारे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट पॉइंट को कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। सो ऑब्वियसली सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जितनी भी यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी उसमें सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, पुर्तगाली कंपनी आई थी, क्योंकि वास्को डी गामा कहाँ के थे, पोर्चुगीज थे, पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी सन 1498 में। और जब ये भारत आए थे तो इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है, आप लोगों को याद होगा, ये जो केरला वाला यहाँ पे जो एरिया है मालाबार कोस्ट बोला जाता है इसको, यहाँ पे ये आए थे, है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, मालाबार कोस्ट में ये आए थे।
और ये आए क्यों थे, इनको किसने कहा था कि भैया आप समुद्र की रास्ते की खोज करो। इतने बड़े रास्ते पे आना लगभग 6000 से 7000 किलोमीटर के आसपास उस समय के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो यहाँ पे इन्हें ये आदेश दिया गया था उस समय के जो पुर्तगाल के शासक थे, किसके द्वारा, प्रिंस हेनरी जिनको बोला जाता था, है ना, प्रिंस हेनरी के द्वारा, पुर्तगाल के जो शासक थे उनके द्वारा इन्हें आदेश दिया गया था कि भारत तक जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज करना है। और इन्हीं के आदेश पे ये कहाँ आए थे, इंडिया आए थे और इन्होंने समुद्री रास्ते की खोज की थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहली बार यूरोपीय कंपनी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी ही हमारे देश में आई थी। इसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, डैनिश कंपनी, है ना, फ्रांस या फ्रेंच कंपनी, ये सारी आई थी। बट इन्होंने सबसे लास्ट तक हमारे देश में रूल किया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1961 तक, ये स्वतंत्रता के बाद भी 1961 तक पुर्तगालियों ने गोवा वाले क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखा था। 1498 में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और 1961 तक ये हमारे देश में रहे थे, सबसे लास्ट तक ये हमारे देश में रहे थे। ये सारे पॉइंट आपको पुर्तगालियों से संबंधित याद रखने होंगे। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिशर्स कौन थे। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि कब आई थी, तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे देश में व्यापार करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमने डिस्कस किया इनसे पहले पुर्तगाली हमारे देश में आ चुके थे। तो उस समय पे जो मुगल रूलर्स थे उन पे पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, उनका प्रभाव होता था, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो परमिशन लेने के लिए कौन कौन से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आए थे सन 1608 ईस्वी में, ये थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये आए थे जहांगीर के दरबार में, है ना, अकबर के बेटे जो मुगल रूलर थे जहांगीर, वो उनके दरबार में आए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में। इसी तरह सर टॉमस रो, जो कि इंग्लैंड उस समय जो था उसके जो राजा थे जेम्स फर्स्ट, उनके ये राजदूत थे, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। सर टॉमस रो कौन थे, ये उस समय ब्रिटेन जो था उसके जो राजा थे जेम्स फर्स्ट, ठीक है ना, उसके ये राजदूत थे, है ना, उनके ये एम्बेसडर थे। और ये 1615 ईस्वी में इंडिया आए थे। और ऑब्वियसली ये भी किसके समय पे आए थे, जहांगीर के समय पे आए थे। दोनों जहांगीर के समय पे आए थे। दोनों के नाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है, नहीं होना है, होना चाहिए। एक कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय 1608 में, और दूसरे सर टॉमस रो, ये भी जहांगीर के समय 1615 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की परमिशन दिलाने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने लिया हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत किस वर्ष आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में लगभग 200-250 साल तक रूल किया है, 200 से 250 ईयर तक रूल किया है। बट इंडिया किस वर्ष आई थी, कब ये इंडिया में पहली बार आए थे, तो याद रखना है 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहाँ पे आई थी, इंडिया आई हुई थी, ठीक है ना। और उस समय पे इंडिया में किसका शासन था, उस समय पे इंडिया में अकबर का शासन था। याद रखेंगे 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था। तो इसके पहले जो भी इंसिडेंट होगा वो अकबर के समय होगा, आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद का जहांगीर के समय, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था 1608, तो उस समय जहांगीर राजा बन गए थे। तो 1602 ईस्वी में अकबर जब मुगल का जो एम्पायर था उसके किंग थे, उनके समय पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश आई थी। बट इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिटेन में, तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मॉडर्न इंडिया में पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस वर्ष साइन हुई थी, अमृतसर की संधि किस वर्ष साइन हुई थी। तो आपको याद रखना है अमृतसर की संधि जो थी वो 1809 में साइन हुई थी। ईयर तो आपको याद हो जाएगा 1809 में, ठीक है ना। किसके बीच में,
तो रंजीत सिंह जो थे वो वही रंजीत सिंह जो पंजाब के राजा बने थे, हमने डिस्कस किया था 1800 ईस्वी के आसपास, ठीक है ना। तो उनके साथ संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पंजाब के राजा थे रंजीत सिंह, उनके बीच में जो है ये ट्रीटी, अमृतसर की ट्रीटी साइन हुई थी किस वर्ष 1809 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्ट सेकंड में लिए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जल्द ही यदि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हम इसका तीसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम 1857 के रेवोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही जो मॉडर्न इंडिया के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।